हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है। पहला हेडिंग है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो आइए समझ लेते हैं पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। क्रिया विधि मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन एवं उसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। आइए जानते हैं रासायनिक बलगतिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो काइनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गतिशीलता, मोमेंट। जिसका अर्थ क्या है? मोमेंट, गतिशीलता है। आइए इसके बारे में एक नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो आइए अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तीव्र अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। और तीसरा क्या है? तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। इसी को कहते हैं मध्यम गति अभिक्रिया। अब आइए पहला नंबर समझते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसी को तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम समय में संपन्न हो जाती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं तत्क्षण में हो जाती हैं। जैसे आइए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl लेते हैं और इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? AgCl बनेगा, AgCl और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 बनेगा। ये श्वेत और छेप होता है जो नीचे तली में बैठ जाता है।
ये अभिक्रियाएं 10⁻³ सेकंड से कम समय में हो जाती हैं। ऐसी भी अभिक्रियाओं को भी तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं 10⁻³ सेकंड से कम समय में हो जाती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं अतिमंद अभिक्रिया क्या है। जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत जिन अभिक्रियाओं के संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है उनको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में क्या लगता है? यहाँ महीने क्या वर्षों का भी समय लग जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, रूस्टिंग ऑफ आयरन, रूस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम Fe प्लस H2O ले लेते हैं और नमी की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बन क्या जाता है? Fe2O3 इंटू XH2। इसी को क्या कहते हैं? रोस्टिंग। लोहे में जंग का लगना। आइए समझ लेते हैं मॉडरेट रिएक्शन क्या है। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? जो अभिक्रिया मापनीय गतियों से होती है। कौन सी अभिक्रिया? जो अभिक्रियाएं मापनीय गतियों से होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर होती हैं। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो बनता क्या है? ZnSO4 प्लस H2 गैस बनती है। H2 गैस। ये अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं को होने पर मतलब इसको कैलकुलेट किया जा सकता है समय को। ये मापनीय गतियों से होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अति मध्यम गति अभिक्रिया कहती हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आज समझते हैं। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया की दर को पहले समझते हैं। अभिक्रिया की दर क्या है? अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं। आइए पहले उसको समझा जाता है, फिर निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल एक फार्मूला है। अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। एक फार्मूला और है। अभिक्रिया उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि
उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल। ये हमारे पास रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तीन फार्मूले हैं। पहला क्या फार्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। और दूसरा क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। और तीसरा क्या है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल। आइए इसको समझते हैं रिएक्शन के माध्यम से। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक अभिक्रिया ले लेते हैं, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी ले लेते हैं। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहला ये फार्मूला दिया हुआ है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल। तो इसमें अभिक्रिया की दर आर इक्वल टू हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में कमी, तो कमी को किससे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्टिव मास ऑफ ए लिख लेंगे अपान क्या है, समय अंतराल। तो समय अंतराल को क्या किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी से। और इसी प्रकार बी का लिख सकते हैं, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ वी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला निकाल लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तो वृद्धि होगा तो इसका मतलब किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपान क्या हो जाएगा, समय अंतराल। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, 2a प्लस 3b एरो 5c प्लस 4d ले लेते हैं एग्जांपल में। और इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, तो पहले इसको लिख लेते हैं। और जो ये आगे 2 दिया है ये 1 अपान में हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ वी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब उत्पाद का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आर इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपान समय अंतराल, तो वृद्धि होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव में आएगा। तो अभिक्रिया की दर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और इसका निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। इसी प्रकार आइए एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे ले लेते हैं यहाँ पर एक अभिक्रिया N2 प्लस H2 बनेगा क्या, अमोनिया। इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पर अगर 3 कर दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब बैलेंस है। अब इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब क्रिया की दर आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा समय अंतराल डेल्टा टी हो जाएगा। और इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा
टी हो जाएगा। और प्रोडक्ट का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा, अब क्रिया की दर R इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3 अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब आइए कुछ और भी चीज़ समझते हैं।